हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि उनका अरेंजमेंट किस टाइप का है, मतलब एटम के अंदर वो किस तरह से अरेंज है, किसने उसके मॉडल्स दिए, किस टाइप के मॉडल्स दिए, एटम का क्या स्ट्रक्चर बना फाइनली, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला थॉमसन मॉडल। सबसे पहला हमारे पास आया थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया कि जो एटम है वो एक सर्कुलर शेप में है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है आपका वो पूरा इस सर्कुलर पोर्शन में पूरा स्प्रेड है। मतलब ये जो स्फीयर है आपका एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पर बीच बीच में एम्बेडेड हैं। आप इसको बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो वाटरमेलन के स्ट्रक्चर से, जिसमें आपने देखा वो जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव स्फीयर है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन्स है पूरे। और जो काले कलर के सीड्स होते हैं उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको मॉडल को नाम दिया गया था वाटरमेलन मॉडल। और दूसरा एक और नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों? जो हम पुडिंग देखते हैं केक वगैरह, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो पूरा पुडिंग है वो आपको किसका पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के बारे में बता रहा है। और इसने बोला एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा आपके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, और इस तरीके से उसने एटम का स्ट्रक्चर दिया। लेकिन धीरे इससे आगे नेक्स्ट आगे आया हमारा रदरफोर्ड मॉडल। सेकंड हमारे पास आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक ZnS की प्लेट ली, ZnS की प्लेट ली और एक रेडियो एक्टिव हाई मॉलिक्यूलर वेट का रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, हाई मॉलिक्यूलर वेट का रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स अमिट हुए। क्योंकि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट का है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो हाई है, और बीच में इसने एक गोल्ड की बिल्कुल थिन फॉइल रखी, गोल्ड की। किसकी? गोल्ड की बिल्कुल थिन फॉइल, बिल्कुल पतली। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस अल्फा पार्टिकल इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट से हमारी रेज एमिट हुई, तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि जो कुछ रेज थी इसमें से मोस्ट ऑफ द रेज, मतलब 99.9% जो रेज थी वो हमारी पास कर रही सीधी आगे। कुछ जो रेस थी, मतलब कि 1% भी नहीं, उससे भी कम, कुछ जो रेस थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, इस पे स्ट्राइक की फॉइल पे और स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। 20,000 में से मुश्किल से एक रे उसने ऐसी ऑब्जर्व की जो स्ट्रेट गई, उसने यहाँ पर स्ट्राइक किया और उसी 180 डिग्री एंगल से आपका वापस आ गई। क्या हुआ? उसने 180 डिग्री एंगल से उसने स्ट्राइक किया फॉइल पे और 180 डिग्री एंगल से वो वापस आ गई। उसने 3 ऑब्जर्वेशंस देखी, क्या कि जो कुछ रेस थी वो तो डायरेक्ट चली गई, फॉइल में से पास आउट हो गई, कुछ जो रेस थी वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गई, और 20,000 में से एक रे ऐसी दिखी उसको जो 180 डिग्री के, मतलब एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। अब इन तीनों ही ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकाला? इन तीनों ऑब्जर्वेशन से पहली ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने कि जो रेज थी वो सीधा पास हो रही थी, मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो डायरेक्ट पास हो रही थी। तो इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है, जिसकी वजह से वो रेज सीधा पास हो गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी उसने कि जो रेज थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, जो रेस थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही स्मॉल जगह पे कंसंट्रेटेड है, बहुत ही एटम के कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है,
एटम के अंदर, जहां पर पूरा उसका पॉजिटिव चार्ज या हम बोले पूरा मास जो है वो इकट्ठा है एटम का। इसीलिए ये जो डिफ्लेक्शन उसने ऑब्जर्व की, जब भी तीसरी उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एंगल था 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रहा था रेज का, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो मास है पूरा उसका एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, कहीं पर भी फैला हुआ नहीं। जैसे थॉमसन मॉडल में बोला गया था कि जो स्फीयर है पूरा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अगर ऐसा होता तो जो रेस थी वो जा ही नहीं पाती आगे। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे और हमारा जो एटम था वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता तो ये एक भी रे पास नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये, और अगर ये डिफ्लेक्ट कम एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस के पास से, जैसे हम मैग्नेट का इफेक्ट देखते हैं, मैग्नेट होती है लेकिन उसका इफेक्ट जो उसके चारों तरफ दिखता है, उसी तरह से जो एटम है हमारा उसमें जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ हमने उसका इफेक्ट देखा, और जो रेस थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, और जो रे डायरेक्ट न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर रही थी वो 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। इस ऑब्जर्वेशन से उसने जो स्ट्रक्चर दिया वो इस तरीके से दिया। रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर दिया एटम का वो इस तरीके से दिया कि ये कोई एटम है, उसके बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, और एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ उसने, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से स्प्रेड है। अब न्यूट्रलिटी को तो इसने भी एक्सप्लेन किया, इसने क्या बोला कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, उसने ये स्ट्रक्चर दिया। यहां से उसने कुछ और कंक्लूजन निकाले, कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज दी कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना है 10 टू द पावर -15 एंगस्ट्रॉम, और जो रेडियस ऑफ एटम है वो कितना है 10 टू द पावर -10। आप यहां से कंपेयर कर सकते हो कि एटम का कितना रेडियस है और न्यूक्लियस का कितना रेडियस है और कितना स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए हैं। कि अगर किसी एटम का रेडियस अगर 10 टू द पावर -10 है तो न्यूक्लियस का रेडियस जो होगा वो 10 टू द पावर -15 होगा। उसने ये स्ट्रक्चर दिया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, और रेडियस की, न्यूक्लियस के रेडियस की वैल्यू दी और एटम के रेडियस की वैल्यू दी। लेकिन अब रदरफोर्ड के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या थे? इसने ये तो बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमने देखा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में, कि अगर कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है, अगर कोई चार्ज बॉडी किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करती रहती है, क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स तो ये हर पॉइंट पे अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपनी एनर्जी को, पूरी एनर्जी को लूज कर देंगे और ये न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और जो एटम है हमारा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने बोला था कि एटम को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस हिसाब से इसका जो मॉडल था वो भी हमारा गलत था, क्योंकि ये हमारे उसको बैलेंस नहीं कर पाया, ये हमारे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड अच्छे से। अब उसके बाद हमारा आया बोहर मॉडल। लेकिन बोहर मॉडल के आने से पहले, बोहर मॉडल के आने से पहले एक साइंटिस्ट आए प्लैंक्स, उन्होंने एक थ्योरी दी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी।
कौन सी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है आपकी उसका ड्यूल नेचर होता है। अब ड्यूल नेचर मतलब क्या होता है? ड्यूल नेचर मतलब डबल नेचर। डबल नेचर कैसा? कि जो लाइट है आपकी वो वेव नेचर भी शो करती है और आपके पार्टिकल नेचर भी शो करती है। जो लाइट है आपकी वो ड्यूल नेचर की है, जो वो वेव नेचर भी शो करेगी, मतलब वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करेगी, और पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, मतलब पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करेगी। किस तरीके से? वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बताया कि जो लाइट है उसका वेव नेचर है। जो लाइट है हमें हमेशा हमारी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिन वेव्स को हम बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। और ये जो ईएम वेव्स होती हैं वो, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। अगर ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उन्होंने क्या बोला कि जो ईएम वेव्स होती हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में। जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्लैंक्स ने इन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो आपकी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन वेव्स को हम बोलते हैं ईएम वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, और दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका जो एग्जांपल दिया उन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने इसको फॉलो किया। जैसे आपने नाम सुना होगा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन हुए। किसके बेसिस पे? लाइट के वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन हुए। अब प्लैंक्स जो थे उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, जिसको हम लाइट की उसमें बोलते हैं प्रॉपर्टी में क्वांटा। उसने बोला कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा, मतलब एनर्जी के पैकेट्स हैं। ये लाइट जो है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और उन पैकेट्स को हम बोल रहे हैं क्वांटा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और हर एक वेव की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, या फिर मैं बोलूँ एच सी बाय लेमडा, जहाँ पर जो न्यू है, न्यू बार है, वो है आपका सी बाय लेमडा, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। इसी तरह से जो प्लैंक्स थ्योरी दी थी उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि जो लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जिन पैकेट्स को हम बोल रहे हैं क्वांटा। हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है वो है एच न्यू, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो है आपका इंटीग्रल मल्टीपल है आपका h अपॉन 2 पाई का, h अपॉन 2 पाई। या फिर मैं बोलूं कि जो एनर्जी है वो है h न्यू, और जो एनर्जी सभी क्वांटा की जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल है आपका जो सबसे छोटा क्वांटा होगा आपका उसकी एनर्जी का। मतलब अगर एक पार्टिकल की एनर्जी 0 है, नेक्स्ट की 1 2, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ये स्मॉल वाले के क्वांटम के। ये उन्होंने दिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, मतलब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हुए?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुआ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हुआ, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हुआ। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो आपके पार्टिकल नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन हुए, जिसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे आप कोई लाइट बीम ऑफ लाइट आप स्ट्राइक करवा रहे हो तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोल रही हूँ मैं कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे आप लाइट का स्ट्राइकिंग करवा रहे हो, लाइट बीम की स्ट्राइक करवा रहे हो, तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा तो है नहीं कि आपने लाइट स्ट्राइक करवाई और इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, मतलब ये वो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ऑक्यूपाई करके रखता है ऑल टाइम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे अगर जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से, जो आप बीम स्ट्राइक करवा रहे हो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? एक ऐसी बॉडी या एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को एमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके यूनिफॉर्मली, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हालांकि ऐसी कोई जो 100% एमिट या एब्जॉर्ब कर ले ऐसी कोई बॉडी है नहीं, बट हम एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि ऐसी कोई बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर ले और एब्जॉर्ब कर ले, उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये सारे जो थे वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन हुए। उन्होंने क्या बोला कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, मतलब वो वेव्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। वेव्स की फॉर्म में, कौन सी वेव की फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ईएम वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ईएम वेव जो है आपको पता है एक पूरी रेंज है वेव्स की, जिनको अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है, जिसका एक छोटा सा पोर्शन होता है विजिबल रेंज जो हमें ऑब्जर्व होता है, उन्हीं में हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जो ईएम वेव्स ट्रेवल करती है उनकी एनर्जी होती है E इज टू एच न्यू, या न्यू को हम बोल देते हैं C अपॉन लैम्डा, जिसको न्यू बार बोलते हैं, जो कि होता है वेव नंबर। जो ईएम वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होती हैं, और ये दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पार्टिकल नेचर में क्या बोला गया कि जो लाइट्स है वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा या क्वांटम। बेसिकली क्वांटा क्योंकि प्लूरल में है क्वांटा, जिसमें एनर्जी जो होती है एक क्वांटा की वो होती है E इज टू एच न्यू, और बाकी जो एनर्जी होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है आपका स्मॉल क्वांटा की एनर्जी का। उसके बेसिस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए और इनको दिया गया। उसके बाद आता है आपका बोहर मॉडल। लास्ट में आया आपका बोहर मॉडल। जैसे रदरफोर्ड ने बोला था कि जो एटम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है न्यूक्लियर पार्ट जो बनता है आपका प्रोटॉन से, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि जो एटम होता है वो दो पार्ट से बना हुआ है। एक होता है न्यूक्लियर पार्ट जो उसके मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको वो उसने इलेक्ट्रॉन्स का बताया।
तो फर्स्ट पॉइंट बोहर ने भी यही एक्सप्लेन किया कि जो एटम है वो दो पार्ट से है, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड पॉइंट क्या बोला बोहर ने कि अगर ये हमारा न्यूक्लियर पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये न्यूक्लियस है अगर हमारा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग द फिक्स एनर्जी। हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी, या मैं बोलूं कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड पार्ट क्या बोला बोहर ने कि जो भी इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, revolving electron having specific energy and specific and having angular momentum, that is integral multiple of h upon 2 pi। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एक फिक्स एनर्जी होगी और उस ऑर्बिट का एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। ये उसने एक्सप्लेन किया कि अब जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को, और हमने रदरफोर्ड का जो लिमिटेशन पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर कोई चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है किसी के अराउंड तो वो एनर्जी रेडिएट करती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर देगा, पूरी एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी, वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो रदरफोर्ड ने तो ऐसा बोला, लेकिन बोहर ने क्या बोला, बोहर ने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा नहीं है कि कभी भी एनर्जी, अगर अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब भी एनर्जी रेडिएट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। बोहर ने ऐसा बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम है। वो एनर्जी कब लूज करेगा, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, या फिर मैं ऊपर वाली ऑर्बिट में बोल देती हूँ, ये है एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये N1 शेल है, ये N3 शेल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस N3 शेल से N1 शेल में आ रहा है, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक फिक्स एनर्जी है, तो जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तब ये एनर्जी रिलीज करेगा, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, डेल्टा E, जिसको हम लिखेंगे E3 माइनस E1। क्या बोला उसने कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो अपनी ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, तब वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, E3 माइनस E1। मतलब जिस भी ऑर्बिट से वो जंप कर रहा है, वो जिस ऑर्बिट में जंप कर रहा है उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो आपको ये एनर्जी डिफरेंस, जितनी एनर्जी रेडिएट हुई है उस एनर्जी का अमाउंट देगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है, तब जो वो एनर्जी गेन करेगा वो कितनी होगी, ये N4, ये N1, तो E4 माइनस E1, ये है आपकी रिलीज एनर्जी। और ये है आपकी गेन एनर्जी जो उसने गेन की है।
जब वो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तो उसने एनर्जी कितनी गेन की, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा वो एनर्जी उसने गेन की है। अब इसके बाद उसने कुछ टर्म्स दी कि अगर आप रेडियस निकालना चाह रहे हैं, जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का रेडियस अगर 10 टू द पावर -10 है तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो 10 टू द पावर -15 एंगस्ट्रॉम होगा। इसी तरह से रदरफोर्ड ने रेडियस दिया कि जो आर एन होगा वो आपका 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z, ये n अपॉन n स्क्वायर अपॉन z, ये उसने दिया। अब ये किस बेसिस पे था, एंगस्ट्रॉम। ये प्रूफ है इसका जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो उसने रेडियस दिया कि किसी भी ऑर्बिट का अगर आपको रेडियस निकालना है वो कितना होगा, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, एंगस्ट्रॉम। फॉर एग्जाम्पल हम एक निकाल के देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, जो भी आप एटम ले रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। तो अगर हम रेडियस निकालेंगे उसका तो कितना आएगा, r इज इक्वल टू 5.529 इंटू n, मतलब n1 का स्क्वायर एक ही शेल है क्योंकि उसमें, और z मतलब 1 उसका एक एटॉमिक नंबर है, तो यही उसका रेडियस आ जाएगा। अब अगर वो ऐसा बोलता है कि मान लो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल का, ये फर्स्ट शेल है, यहाँ रेडियस है इसका ये r1, और ये सेकंड शेल है, इसका रेडियस है r2। अब अगर वो बोल रहा है कि आपको हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है, तो इन दोनों का स्पेस निकालो। तो कैसे निकालोगे, r1 निकालोगे पहले 0.529 इंटू n1 अपॉन z का स्क्वायर, और अगर r2 निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0.529 इंटू n2 अपॉन z ये स्क्वायर। अब हमें निकालना है तो r1 अपॉन r2, ये वैल्यूज जो है आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाली है। कट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, ये आ जाएगा हमारे पास। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपको किसी सेम एटम के, उसने दो कंसेप्ट दिए, अगर आपको किसी सेम एटम के रेडियस दिए हुए हैं या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और हाइड्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, और ऑर्बिट्स दी हुई हैं आपको, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया हुआ है, थर्ड ऑर्बिट का आपको निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर सेम एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और वो थर्ड या सेकंड ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है तो आप इससे निकाल सकते हो। दूसरा कंसेप्ट क्या था उसका, अगर दो अलग अलग एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, अगर वो ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r1 है और हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है r2, तो बताओ इन दोनों के रेडियस का रिलेशन। मतलब अगर मैं निकालूं r1 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n1 स्क्वायर अपॉन z1, क्योंकि ये अलग एटम है और ये अलग एटम है तो इनका एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होगा, मैंने इसको डिनोट कर दिया z1 से। और अगर मैं इसका निकालूं तो r2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर अपॉन z2। जब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ से r1 अपॉन r2 जो मेरा आएगा वो n1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू z2 अपॉन z1 उल्टा हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको एक एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और आपको दूसरे एटम के सेकेंड ऑर्बिट का या किसी भी ऑर्बिट का जिसका वो पूछ रहा है उसका रेडियस निकालना है, तो ये आप रिलेशन यूज करोगे।
और अगर सेम एटम में दिया हुआ है तो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। ये था बोहर मॉडल। अब ऐसा है नहीं कि बोहर मॉडल की कोई लिमिटेशंस नहीं दी, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि जो बोहर मॉडल था आपका वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड था ओनली। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब ऐसी एटम या ऐसी स्पीसीज जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम पॉजिटिव है, ये इस तरीके के जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को इसने एक्सप्लेन किया। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। यहीं तक आज हम रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ ज्वाइन हुई, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास का। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें।